बैठा था उसके पीछे एक कैमरा था। पर मैं जब अपने बयान देने गया तो पुलिस अधिकारी का कहना था कि वो सीसीटीवी कैमरा नहीं है, बल्कि जब वो वर्चुअल मीटिंग जब करते हैं तो वो कैमरा है। हमें क्या पता कि कौन सा कैमरा है, पर कैमरा है। अब सीसीटीवी या वर्चुअल मीटिंग वाला कैमरा पर है जी। तो ये कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार के आरोप लगाए हैं, पहले दिन ठेके को लेकर दबाव बनाने की बात कही जा रही थी। IAS मीनाक्षी सुंदरम ये कहते कि कौन सा ठेका था और किस ठेकेदार को दिलाना चाहते थे, हम मान जाएंगे, क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। दूसरे दिन कहा जा रहा कि कागज मांगा जा रहा था। हाँ, कागज मांगा जा रहा था, सेवा जो वृत्ति किया है, जो सेवा विस्तार किया उसका कागज मांग रहे थे। पर अगले बार करें कि कॉलर भी पकड़ा, मारा भी, पीटा भी, तो आपने मेडिकल क्यों नहीं कराया अगर मारा भी पीटा भी है तो? मैं कहना चाहता हूँ कि ये आरोप निराधार है। उन्होंने जिस प्रकार से जो चीज़ें हैं, हमें जब नोटिस तामील किया गया पुलिस द्वारा, हमने अपने बयान दे दिए हैं। अब जो उसमें पुलिस कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई जो बनेगी वो सरकार करेगी। ठीक है कि संघ लोक सेवा आयोग को जब यहाँ के कुछ डीजीपियों की जो मतलब जो सीनियर अधिकारी हैं उनकी जब नाम भेजे गए तो संघ लोक सेवा आयोग से कार्यवाहक डीजीपी का नाम कैंसिल हो गया था। उन्होंने कहा कि भाई इनका यूपी कैडर है, इनको डीजीपी नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसमें चाहे दीपम सेठ जी है या दूसरे 2-3 नाम जो उनके हैं, उनके नाम आ रहे थे कि इन्हें बनाया जाए। पर ऐसा क्या है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष 2 साल से कार्यवाहक चल रहा है, डीजीपी कार्यवाहक चल रहा है, तमाम विभागों में कुछ ऐसे जो कार्यवाहक चल रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि इस प्रदेश को ही कार्यवाहक चला लो, मुख्यमंत्री भी कार्यवाहक चला लो, क्यों इतना इस चीज़ का वो कर रहे हैं? देखिए, प्रदेश का मसला है, सारी चीज़ों को देखा जाना चाहिए। डीजीपी की नियुक्ति हो, मुख्य सचिव की नियुक्ति हो, कुछ भी गंभीरता से मसले को लेना चाहिए, उस आधार पर फैसले लेने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि दामे जी इस पर संज्ञान लेंगे और तमाम इन मामलों में सुधार करेंगे। जो आरोप लगे हैं मुकदमा जो है तो एक एक बंदे को हम कागज़ दे देंगे। उन कागज़ों में आप देख सकते हैं कि जब टेंडर हुए, जब वो पिटकुल में कहीं ना कहीं वो थे मुख्य अभियंता थे, तब टेंडर करवाए गए और टेंडरों के नाम पे ठेकेदारों से अपने बेटे के अकाउंट में रुपए ले गए। वो भी तमाम एविडेंस उसमें है और वो जांच में भी लिखा गया कि भाई इस पे गंभीर उसमें पुष्टि होती है कि ये आरोपी है और इसको भविष्य में कुछ ऐसा जो जिम्मेदार वाला पद उसको देने से बचना चाहिए। तमाम प्रकार की चीज़ें अनेकों वो है। और भाई जो तुम्हारी जो एक ये होता है कि जिसमें लिखते हैं कि मेरी इतनी संपत्ति है प्रत्येक बार, उस कागज में तुमने ये नहीं लिखा जो तुम्हारे बेटी के नाम 17 साल में जो ज़मीन लगी थी कहाँ से आई? क्या बेटी कमाने वाली थी? वाइफ जब हाउस वाइफ है तो कहाँ से आया? मतलब पिताजी ने खरीद के दी होगी नाबालिग बेटी को, तो उस संपत्ति को उसमें ऐड क्यों नहीं किया गया? और जब इन तमाम प्रकार की संपत्तियों को ऐड किया जाएगा तो ये 200 करोड़ बनता है। और मैं तो समझता नहीं कि एक अधिकारी आएगा और यहाँ नौकरी करेगा, 200 करोड़ कमा के जाएगा, और 200 करोड़ तो वो जो दिख रहा है ना जाने इस उत्तराखंड से बाहर कितना इन्वेस्ट किया होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, सरकार को गंभीरता से इस चीज़ को लेना चाहिए था। भाजपा के ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी सवाल खड़े किए थे, भाजपा के ही विधायक विनोद चमोली ने सवाल खड़े किए थे, कांग्रेस के जो विधायक है नेता प्रतिपक्ष से भूल का उन्होंने किए थे, तमाम और नेताओं ने, कई नेताओं ने इसमें स्टेटमेंट दिए। तो सरकार को चेतना चाहिए था, गंभीरता से लेना चाहिए था। अगर समय से चेत जाती तो इतनी नौबत नहीं आती। प्रदेश हम चाहते हैं कि अगर अवैध नियुक्तियाँ हुई है, अगर अवैध नियुक्तियाँ हुई है, क्योंकि वो हुई है दिख रहा है, उसके बाद इन्होंने अरबों खरबों की संपत्तियाँ इकट्ठी कर दी है। ना जाने किस अधिकारी ने कहाँ किस जगह कितने कितने बीघा प्लॉट ले लिए हैं, ना जाने किस अधिकारी ने कितनी बड़ी बड़ी कोठियाँ लगा ली है, और उत्तराखंड से भी बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कितना पैसा ये कहाँ से आया? और अवैध नियुक्ति करके अगर इस प्रकार की चीज़ें हो रही है तो सब बेरोजगारों, लाखों बेरोजगारों को आप इसी परिपाटी से नौकरी दीजिए। मैं कहता हूं कि उत्तराखंड सरकार इसका संज्ञान ले, इसमें सीबीआई जांच की संस्तुति करें, और अगर ऐसा नहीं करती है तो निश्चित तौर पर हमें जो माध्यम, जो कोर्ट का माध्यम है उसमें जाएंगे और इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। क्योंकि जब से प्रदेश बना है, जब हमारे संज्ञान में ये चीज़ें आई तो तब से ये परिपाटी चल रही है, नियुक्तियों वाला खेल चल रहा है। और आज जिनकी नियुक्ति उस समय की गई थी, आज वो विभागों में सबसे टॉप सीनियर पोस्टों में बैठे हुए लोग हैं।
तो जो अवैध तरीके से नियुक्त करके जो विभागों में आएगा तो उसकी मानसिकता क्या होगी, वो विभाग के बारे में क्या सोचेगा, प्रदेश के बारे में क्या सोचेगा, या जो ईमानदारी से जो चयनित होकर उनके डिपार्टमेंट में जो उनका जूनियर जाएगा उनके बारे में क्या सोचेगा। ये गंभीर आरोप नहीं है, ये साफ तौर पर साक्ष्यों के साथ कही गई बात है कि यूजेबीएल में जो 2001, 2002, 2003 में जितनी भी नियुक्तियां हुई है वो सारी नियुक्तियां अवैध हैं और उनमें से कम 30 तो जीएम और कई 30 से ज़्यादा डीजीएम, कई एक्शन बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए जो मलाईदारी पोस्टों पर बैठे हुए हैं। और हम चाहते हैं कि अगर ये गलत तरीके से अवैध नियुक्तियां होकर आए हैं, सरकार इनकी जांच करें और इनको कानूनी तौर पर इनको सजा दें जो कार्रवाई बनती है। और अगर ऐसा नहीं है तो इस प्रदेश के लाखों नौजवानों को उसी परिपाटी से नौकरी देकर इनको भी लाभान्वित करें जो नौजवान रोजगार के लिए लाइनों में खड़े हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसके लिए अभी सरकार को हम ये पूरा देंगे, पूरा तथ्यों के साथ उन्हें चीज़ें देंगे। अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो युवाओं से निवेदन है कि एक एक लेटर मुख्यमंत्री जी को लिखें कि हमें भी इस परिपाटी से नौकरी दी और उसकी प्रतिलिपि सेंट्रल में माननीय प्रधानमंत्री जी को जरूर भेजें, तब जाकर इस लड़ाई को आगे लड़ा जा सकता है। और अगर कोई रास्ता नहीं बचा तो न्यायालय का रास्ता है, उसमें भी लड़ेंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि केवल आज हमने तो पिछली बार अनिल कुमार यादव का मामला उठाया था, वो एक सेवा विस्तार है, पर अनेकों विभागों में, सभी विभागों में जहाँ भी रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार की परिपाटी है, इस परिपाटी को समाप्त कर देना ही उचित है। ये उनके जूनियर अधिकारियों के लिए भी कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होगा जो योग्य है, ईमानदार है, और ये उस नौजवान के लिए भी फायदेमंद होगा जो बेरोजगारी की लाइन में खड़ा धूप में तप रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस परिपाटी को समाप्त किया जाए, तब जाकर यहाँ के विभागों को बचाया जा सकता है, इस प्रदेश को बचाया जा सकता है।